Audio Jungle. हेलो एवरीवन, मैं रवि। आज के प्रोग्राम चाणक्य के ई पाठशाला में की चर्चा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आखिर क्या है चाणक्य का ई पाठशाला? इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? बहुत सारे सवाल। क्या इसमें कोई फ़ी पे करना होगा? क्या ये एक लॉकडाउन तक सीमित है? आखिर में क्या है चाणक्य का ई पाठशाला कार्यक्रम? इन सब के बारे में जो गार्जियन से लेकर के बच्चे यानी अभिभावक और बच्चों सभी के मनों में बहुत ही उथल-पुथल मचाए हुए हैं ये सारे सवाल। इन सारे सवाल का जवाब लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षा जगत के जाने माने चेहरों में से एक, जिसे जो कि बहुत दिनों से शिक्षा जगत में एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ बने हुए हैं। उसे हम आप ही नहीं, पूरा शिक्षा जगत, पूरा चाणक्य परिवार भली भांति और अच्छे से जानता है। उसे किसी परिचय या इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो आपके और हम सब के चहेते और कोई नहीं, हमारे प्रिय प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग चाणक्य के ई पाठशाला चर्चा पे हैं, तो इससे जुड़ी बहुत ऐसी सवालें हैं जो बच्चे और अभिभावक के मन में हैं। आज मैं उनके थ्रू आपसे इन सवालों का समाधान चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इतना अच्छा से जवाब दें कि सभी बच्चे और अभिभावक इस चीज़ से सेटिस्फाई और संतुष्ट हो जाएं। तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कोरोना वायरस की महामारी। तो आप हमें कोरोना वायरस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। क्या है कोरोना वायरस? सबसे पहले रवि को धन्यवाद कि रवि ने इस प्रकार का जो है एक वार्तालाप हम लोगों के बीच रखा है, और ताकि बच्चों के मन में जो भी किसी भी प्रकार की जो भ्रांतियाँ होंगी वो सब समाप्त हो जाएगी। रहा बात रवि का जो पहला प्रश्न है कि कोरोना के विषय में संक्षिप्त जानकारी, तो ये अब सर्वविदित रह हो गया है कि कोरोना एक वायरस है जो लोगों को प्रभावित करता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को कोरोना है हो गया है तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, जबकि इसका इलाज भी अभी तक संभव नहीं है। तो अगर हमारे इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी का जो आत्मरक्षा की जो क्षमता है वो अगर अच्छी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोरोना एक जैविक रोग ना होकर के एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इंडिकेट करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी जो अमेरिका और चीन या पूरे विश्व की जो स्थिति बनी हुई है, विशेषकर चीन के प्रति पूरे विश्व का जो अपना सोच है वो यही है कि कहीं न कहीं चीन महाशक्ति बनने की होड़ में इस प्रकार का कुकृत्य कर बैठा है। और वो भी क्योंकि इसके पीछे भी जो शोध है वो बताता है कि कोई भी वायरस जो होगा जैविक, वह किसी न किसी कटिबंध में उसको समाप्त होना है। जैसे कि अगर उष्ण कटिबंध में है तो वो शीत कटिबंध में नहीं होना चाहिए, और अगर कोई शीत कटिबंध में वायरस पनपता है तो उसको समशीतोष्ण या उष्ण में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो पूरे विश्व में ही, वो शीत कटिबंध हो, समशीतोष्ण कटिबंध हो या उष्ण कटिबंध हो, चारों ओर फैला हुआ है और बराबर तरीके से। तो ये कहना कि ये एक जैविक वायरस है, ये शायद सत्य नहीं हो सकता। ये एक सोचा समझा प्लान है जिसको आम मतलब देश ने अपने स्वार्थ के लिए शायद इसको पैदा किया है, और इससे पूरा महामारी की स्थिति बनी हुई है। तो कोरोना है, अब तो स्थिति ऐसा आ गया है कि हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ये सोच करके चलना चाहिए। आपसे अगला सवाल है, कोरोना से शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ा? खास करके चाणक्य संस्थान जो रानी पत्रा में है, रानी पत्रा के संदर्भ में जरूर बताएं कि उसमें कोरोना के से शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। और कहा जाता है कि मुसीबत जो है वो जितनी परेशानियां लेके आती है तो कुछ दे के भी जाती है। हम लोग अगर परंपरागत चीज़ को ध्यान में रखें, जैसे कि लोग कहा जाता है कि शनि ग्रह, तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि शनि ग्रह जब किसी के जीवन में आता है तो कहता है कि बड़ी सारी ढेर सारी परेशानियां लेके आता है, लेकिन जाते जाते फिर वो सुख समृद्धि भी देके जाता है। तो हम लोग को भी कोरोना के भी संदर्भ में यही सोचना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है कि कोरोना जो है शिक्षा जगत को बुरी तरह से प्रभावित किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो भी सेशन था जो मार्च में शुरू होना था वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सीबीएसई की परीक्षाएं बीच में लटक गई है, कई जो है राज्यों का रिजल्ट अभी अटका हुआ है, तो शिक्षा व्यवस्था को बुरा तरह से प्रभाव पड़ा। लेकिन
एक दूसरी तरह ये विशेषकर मैं भारत के संदर्भ में और रानीपत्रा और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में बता रहा हूँ कि दूसरी तरफ ये देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था के कारण कोरोना के कारण जो है शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस है ना, लोगों को ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से जुड़ने का एक अच्छा सा माध्यम बना। अगर ये मुसीबत नहीं आती तो शायद आज हम आप बैठ करके भी इस तरह के ऑनलाइन इंटरव्यू या इस तरह के चर्चा पर काम नहीं कर रहे करते, होते हैं। या फिर चाणक्य परिवार भी जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं देती। अगर रानीपत्रा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रानीपत्रा ब्लॉक से लगभग 8 किलोमीटर अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र है। इससे भी अगर इंटीरियर चला जाए, जैसे बलिया घाट हो या मटिया हो या मोती नगर या श्रीनगर और भी जो इससे संबंधित क्षेत्र है, वो बहुत ही अंदर ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पर जो व्यक्ति विशेष जो कैमरे को फेस नहीं कर पाते थे, आज वो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, इसको अपना जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष तो है ही, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है कि आज हम लोग ऑनलाइन क्लास की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी आपका कहने का है कहीं न कहीं ये व्यवस्था टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी कि कहीं न कहीं अगर कह दें कि एक हम लोग पिछले समय में ऐसा व्यवस्था नहीं होने के कारण से एक टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, अपने फेस नहीं कर पा रहे थे, अपने मतलब लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज इस लॉकडाउन की वजह से ऐसी उपस्थिति हो गई है, अगर इसको पॉजिटिव लेके चले तो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं न कहीं हम उन्नति कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कारण है ना कि अगर हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो हमारा विल पावर और गिरता चला जाएगा। अगर हम इसको सकारात्मक लेके चलो ठीक है, क्योंकि इसको अगर हैंडल करना होता है तो सभी देश घिरे हुए हैं, सिर्फ भारत या रानीपत्रा ही नहीं, तो सब परेशान है। लेकिन अब उस परेशानी में हम और परेशान हैं तो परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको सकारात्मक तरीके से ही लिया जाए और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपसे अगला सवाल है, आपने चाणक्य संस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर करके क्या किया है? क्लास बाय क्लास आप बताएं, ताकि बच्चे जो भी हमें देख रहे हैं उसे अच्छे से समझ में आए कि चाणक्य परिवार या चाणक्य संस्थान क्लास बाय क्लास किस तरह से ऑनलाइन काम कर रहा है। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन आया था, ये मुझे जब तक याद है कि होली के जस्ट बाद वाले वीक में हुआ था। उसके बाद से संस्थान जो है सबसे पहला रानीपत्रा में जो है सबसे पहली बार अटेम्प्ट हो रहा है कि भाई नहीं बंद किया जाए संस्थान को फिलहाल, अगर स्थिति सकारात्मक होगी तो एक सप्ताह में हम लोग फिर खोलने का भी जो है बात किया था। इस संस्थान को खोला भी गया था एक दिन के लिए, फिर उसके बाद देखा गया कि स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो उसको फिर इस उधेड़ बुन में कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब लॉकडाउन खुलेगा, फिर से स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इस चक्कर में हम लोग कई लगभग 1-1.5 महीने, हम 1 महीने तो लगभग या 15 दिन हो गए हम लोगों ने उसे बिताया। फिर हुआ कि नहीं किया क्या जाए, तो विशेषकर रंजन हो या रवि हो, ये लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि नहीं किसी तरह से संस्थान को जो है कि बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जिसमें थोड़ी बहुत मेरा सहयोग रहा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्लास वाइज, 7 और 8 के लिए एक, फिर 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग, फिर कंपटीशन के लिए अलग, 11th के लिए अलग। तो मतलब 5-7 जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें क्वेश्चन अपलोड किया गया। क्वेश्चन अपलोड करने के बाद बच्चों से उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया, उनको फिर अपलोड करने के लिए कहा गया। ये सब क्लास वाइज क्लास होता गया, जहाँ 7-8 को अब्दुल ने संभाला, वहीं 9-10 को रंजन ने संभाला, 11th-12th और कंपटीशन को रवि ने संभाला। तो इस तरह से सब अपने अपने कार्य को अंजाम देते हुए इन्होंने अच्छा काम किया। रहा बात कि चाणक्य इसके लिए और क्या की, हम लोगों ने जो है टेस्ट का जो अरेंजमेंट किया, विशेषकर रंजन जो कि, और उसके बाद धीरे धीरे रवि और अब्दुल भी। तो वो टेस्ट ये था कि आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो एक क्रांति थी विशेषकर इस ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन्होंने ये प्रयोग किया। ये प्रयोग भी जब चलता रहा तो फिर हुआ कि नहीं चलो क्या करें बैठे बैठे, तो चलो अब ऑनलाइन क्लास की बात हो गई है, जिसमें हम लोगों ने इस सोमवार से यानी कि 18 तारीख से हम लोगों ने इसको भी चालू कर दिया है। अब ये ऑनलाइन क्लास रहेगा, जिसमें बच्चे लाइव देखेंगे, उनका एक टाइम बना है, रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन के हिसाब से सब बच्चे अपने अपने रूटीन को फॉलो करेंगे।
और उसमें सभी विषयों को समाहित किया गया, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में रेगुलर क्लास में हुआ करता था उस तरह से, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम जो है पढ़ाई से कहीं दूर हो रहे हैं। कुछ अभिभावक ने भी फ़ोन किया इस विषय में कि क्या किया जाए, तो अभिभावक को भी संतुष्टि मिलेगी कि चलो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस है। लेकिन इसमें भी थोड़ी परेशानियाँ है। जैसे परेशानियाँ ये है कि सभी बच्चे की पहुँच यहाँ तक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ गार्जियन सक्रिय नहीं है, कुछ बच्चे सक्रिय नहीं है। तो कहा जाता है कि फिलहाल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि अगर आज कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है कि बहुत कुछ नहीं होने से। हम लोग इंतजार करेंगे अच्छे दिन का, और जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर से उसी प्रकार क्लास चालू होगी। अभी बच्चों के मन में आपने जो ई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, बहुत बच्चे या फिर बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो कि बहुत इंटरनल गांव से हैं, जिसको कि सही बैठे टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं पता। तो ई क्लास जो ये चाणक्य परिवार स्टार्ट किया गया है, हम चाहते हैं कि आप इसे विस्तार पूर्वक समझाएं, ताकि वो बच्चे या वो अभिभावक जो ई क्लास या ऑनलाइन के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, उसे भी ये क्लास अच्छे से और सुदृढ़ रूप से वो कर सके। ऐसा है रवि कि टेक्नोलॉजी को अब हम लोग को अपने साथ रखना होगा, और आजकल घर घर मोबाइल फ़ोन पहुंच गया, विशेषकर स्मार्टफोन पहुंच गया, और जिसकी आवश्यकता भी है। कुछ लोग इसको अभी तक इसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब यही एक माध्यम बनेगा कि उपयोगिता से होगी। जैसे कई बार मैंने अभिभावकों से सुना है कि बच्चे ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप स्मार्टफोन ला कर देंगे तब जो है मेरी ये शिक्षा पूरी होगी, ये शिक्षा, भले ही बच्चे को पूरी ज्ञान नहीं है या वातावरण वैसा नहीं है तो उसका दुरुपयोग कर देते हैं। लेकिन मैं इसके माध्यम से अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि आप टेक्नोलॉजी से दूर न जाएं, और ये ना सोचें कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से बच्चे खराब हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप उस पर निगरानी रखें। निगरानी इस प्रकार से रखें कि आप बच्चे के संपर्क में रहें हमेशा, उनसे हमेशा जिज्ञासु बने। ये मत सोचें कि आप अनपढ़ हैं, गंवा रहे हैं, हमसे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब जिज्ञासा बढ़ती है, आज ये देखा जाए कि आज 60 साल का भी, सॉरी 55 वर्ष का भी एक व्यक्ति है जो ब्लॉक में जो एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय, उनके समय में जब वो नौकरी ज्वाइन किया होगा तो उस समय कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन आज वो जुड़ रहे हैं। चूंकि भले ही उनकी मजबूरी है लेकिन जुड़ रहे हैं। तो आप भी यही सोच के चले, इसको मजबूरी लेके सब सोचे, या जैसे आप टेक्नोलॉजी, आप ये भूल जाए कि आप अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये नहीं। शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है, तो आप इससे जुड़े। रहा बात बच्चों से, अनुरोध है कि आप क्या करें कि इस मौके का फायदा उठाएं। इसमें जो है ये विभिन्न प्रकार का अभद्र गाने या विभिन्न प्रकार का अभद्र वीडियो देख करके आप अपने समय को बर्बाद करें। ये समय बहुत बहुत बहुमूल्य है, और ये एक मौका देके जा रही है कि हम लोग बेहतर करें। तो आपको करना बस कुछ नहीं है, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, चाणक्य का अपना जो है एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, आप वहाँ सर्च करें चाणक्य स्टडी पॉइंट, तो आपको जो है उस यूट्यूब पे कई सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखें बारी बारी से। आप वैसे तो ऑनलाइन होगा ही, आपका जैसे ही टाइम होगा, मतलब जो रूटीन के हिसाब से आप रूटीन को के हिसाब से अपना विषय का अध्ययन कर सकते हैं। और मेरा मानना है, और मैं अनुरोध भी करूँगा कि आप सभी इसको सक्रियता के साथ देखें, ताकि इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इसका फ़ायदा अगर आप नहीं उठा पाएँ तो हमारा मेहनत बेकार है। अभी ये जो आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, ये लॉकडाउन तक ही है या फिर आगे भी होगा? और एक सवाल कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों में क्या अंतर है, ये आप बताएं। आपका 2 प्रश्न है इसमें। सबसे पहले है कि ये क्लास कैसे चलेगा? यानी लॉकडाउन तक ही सीमित रहेगा या फिर आगे भी चल? फिलहाल तो अभी की जो स्ट्रेटजी है, अभी की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से तो ये लॉकडाउन तक तो चलना ही है। रहा बात कि क्या इसको भविष्य में किया जाए, तो हम सभी को भविष्य के लिए अब तैयार रहना होगा। ये कोरोना वायरस एक शिक्षा देके हम लोग कि हम लोग अपडेट रहें। तो उस परिस्थिति में चाणक्य कभी भी सक्रियता में कमी नहीं लाई है। हमेशा चाणक्य का अपना एक रहा है विचार कि वो समाज के साथ चले, कदम से कदम मिला के चले, परंपरा को लेकर के भी चले, और तकनीकी से भी आगे बढ़े। तो उस परिस्थिति में मेरा अपना अभी वर्तमान में तो यही भी कह सकता हूँ कि
आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे इस तरह का वीडियो को अपलोड करने का, ऑनलाइन क्लास देने का, ताकि बच्चे जो है हर तरह से जो है तैयार रहें कि निकट भविष्य में पता नहीं कि और क्या होने वाला है। तो उस परिस्थिति में तो कम से कम हम लोग आज से शिक्षा लेकर के चले, ताकि तो उम्मीद है कि रहे। यानी कि ताकि चाणक्य के जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में हैं और जो बच्चे चाणक्य किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन भी अपने घर से उस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये भविष्य में भी हो सकता है, ताकि और भी बच्चे जो है जो कि किसी कारणवश चाणक्य में नहीं आ पाते हैं, वो घर बैठे या फिर कहीं दूर है वहाँ से भी वो अपना क्लास ले सकें। ठीक है। और अगला सब जी, ऑनलाइन क्लास में क्या अंतर है? देखिए बेसिकली अंतर क्या है, ये ऑनलाइन क्लास आवश्यकता है, लेकिन अंतर फिर है जो मेरा ऐसा मानना है कि ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। विद्यार्थी की अपनी एक मर्यादा है जो उसको वो मेंटेन करते हैं, शिक्षक की अपनी एक गरिमा है और मर्यादा है उसको वो मेंटेन करते हैं, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं। तो ये ऑफलाइन की अपनी एक विशेषता है। और रहा बात ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में जो स्क्रीन के सामने यानी कि जो शिक्षक वो तो उनको तो मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो उसको वॉच कर रहे हैं वो भी उस चीज़ को मेंटेन करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चे अगर क्लास में अब देखते हैं तो बैठने का अपना एक व्यवस्था है जिसमें 1.5-2 घंटे बच्चे एक पोजिशन में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन में वो क्या करे, लेट करके बैठे, लेट करके ही देखे वीडियो। हो सकता है कि वो मतलब ये एक डिसिप्लिन को मेंटेन शायद नहीं हो पाता, तो ये ऑनलाइन की थोड़ी सी अपनी एक कमी है। वो अपने सुविधा के अनुसार ऑनलाइन क्लास लेगा। हाँ, वो अपनी सुविधा के अनुसार, हो सकता है वो लेटे हुए हैं, हो सकता है, तो ये एक परेशानी रह सकती है, लेकिन फिर कहा जाए कि ये भी एक व्यवस्था है ताकि वो घर में जो है देखें। जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खेती बाड़ी का परेशानी है, वो किसी दिन एबसेंट हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो फिर घर पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि वैसे बच्चे जो कहीं न कहीं किसी कारणवश क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन क्लास एक रामबाण कह सकते हैं। एक समय पर हम कहते थे ना कि लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलती थी, कई ऐसे और विद्वान जन रहे होंगे, तो चूंकि उनको दिन भर काम करना पड़ता था, पाठशाला नहीं जा पाते थे, तो शायद वो रिफॉर्म हुआ है। आप उसको कह सकते हैं कि चलो भाई, अगर आप दुर्भाग्यवश आपके पास टाइम नहीं मिल पाता स्कूल या कोचिंग ज्वाइन करने का, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आपने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन क्लास की कैसी सुविधा लेती हैं। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं होने के कारण भी वो अपनी पढ़ाई को किस तरह मेंटेन कर देते, लेकिन आपके पास तो आज घर बैठे पढ़ाई की व्यवस्था है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप भी आने वाले भविष्य में इसी तरह किसी के मुंह से ये सुनना चाहेंगे कि कोई ऐसा विद्वान था कि टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करके इस मुकाम पे है। सर आपसे अगला सवाल है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि अपना संचालन शुरू कर चुके हैं, तो इसके संदर्भ में बताएं कि ये क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या उचित है, क्या है नहीं है, ये बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो कह रहे हैं कि कोई संस्थान शिक्षण व्यवस्था इस परिस्थिति में शुरू कर दिया जबकि लॉकडाउन है, तो वो विद्वान जन है। मेरा तो अपना मानना है कि ऐसा नहीं हुआ, ये एक अफवाह है, कुछ बच्चों के द्वारा रिमोट फैलाया गया है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि शिक्षक शिक्षा देते हैं, उनको सारी व्यवस्था परिस्थिति ज्ञान है, या वो समझ सक रहे हैं कि लोगों का जान का कितना महत्व है, तो इन परिस्थिति में तो शायद नहीं ऐसा कर सकते। लेकिन अगर ये कहीं से रिमोट फैला तो सबसे पहले तो मेरे विचार से उसमें एक चीज़ तो होना चाहिए कि इस रिमोट को कम से कम फैलाए, मतलब उसकी लिमिट रखें। अगर कोई ये कह रहा है तो उसको वहीं पर दबा दें कि नहीं भाई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अगर वास्तव में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हों जो कि वो संभवतः वो कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को शुरू कर दें, तो वो गलत कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस मजाक का चीज़ नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ रहा है, ये लाइलाज है। और इस परिस्थिति में आप जो है उस बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपने साथ खिलवाड़ करेंगे, और ये ऐसा रोग है
जिससे जो छुआछूत से भी बढ़ करके, कि छुआछूत में तो शरीर का छुआछूत की बात होती थी, यहाँ अगर हम कहीं पर ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसको अगर छू रहे हैं तो यहाँ पर भी वायरस को जो है हम प्लांट कर दिए, और कोई इसको छुएगा तो वहाँ से भी प्लांट जा सकता है। तो ये बहुत बुरा खिलवाड़ है। तो मेरा विचार है कि आप ये सब चीज़ को नज़रअंदाज करें, और अगर कोई शिक्षक ऐसा करते हैं तो मेरा उनसे प्रार्थना है कि आप कृपया करके ऐसा ना करें। आप बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षित हैं, आप शिक्षा के धारक हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, समाज आपसे बना है, तो आप इस चीज़ को समझें। और शिक्षण व्यवस्था को फिलहाल अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें, लेकिन कम से कम इस चीज़ को समाप्त करें। के लिए भी, मेरे लिए भी कारण है कि बच्चों को ये लग रहा होगा कि हम पिछले 3-4 महीनों से क्लास नहीं लिए, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास भले आप दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए फिर निर्धारण होगा? मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 महीने से मार्च, अप्रैल, मई, ये जून को क्या स्थिति होगी पता नहीं, लेकिन ये जून भी अगर हम रखते हैं तो 4 महीने ये जो सारी व्यवस्था है वो उसके ऊपर जो भी खर्च आता है वो गिर गया है। वो किराया हो या टीचर पेमेंट हो या और भी जो व्यवस्था है, इसके अलावा जो मेरा व्यक्तिगत अपना जो है वो भी, चूँकि ये मेरी भी जो अर्थव्यवस्था है इसी पर निर्भर करती है, तो ये प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जब मैं इस परिस्थिति का अध्ययन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ किसी बच्चे को कि भाई नहीं, आपको पेमेंट देना होगा, और नहीं कहने से भी नहीं बन रहा है। तो ये मेरे लिए अब ये अनसुलझा हुआ प्रश्न है वर्तमान में कि ये ऑनलाइन क्लास का तो खैर, ये जो ऑनलाइन क्लास है इसके लिए कोई मतलब नहीं है कि इसके लिए आपको फ़ी देना है, ये तो खैर नहीं है। लेकिन मार्च से लेकर जून तक की जो व्यवस्था है उसके लिए अभिभावक क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी परिवार चलाते हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि कई जो एम्प्लॉई हैं उनको कई जगह पेमेंट मिला भी है, कई मजदूर को अगर वर्ग लेते हैं तो बेचारे को पेमेंट नहीं मिला भी है। तो सारी व्यवस्था हम सब के सामने, पूरे विश्व के सामने, तो ये अभिभावक की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया जाए ये प्रश्न। रहा बात कि भविष्य में ऑनलाइन क्लास की बात, तो ये तो अपनी समझदारी है कि आप अगर जैसी व्यवस्था लेंगे उसके हिसाब से आपको तो वो सुविधा शुल्क तो देना होगा। आज अगर हम मान के चला जाए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेषकर जो टाइम है, वो मेरा समय हो या कोई शिक्षक का समय हो, आखिर वो समय आपके लिए क्यों दे? आखिर उसके लिए उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। समय तो बहुमूल्य है, तो आप पर अगर समय कोई खर्च कर रहा है तो वो अपेक्षा करेगा कि आपसे उसका जो है कुछ बने। तो अभी वैसा नहीं है कि फ़ी कुछ निर्धारित किया गया है, लेकिन ये भी तय है कि फ़ी निर्धारित होगी। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे उनको बहुत साधारण हो या जो भी फ़ी तय किया जाएगा वो लिया जाएगा। वर्तमान में तो ये नहीं तय किया गया है, लेकिन जैसे तय होगा तो सबको बताया जाएगा। ऐसा फ़ी भी निर्धारित किया जाएगा जिससे कि न बच्चे को तकलीफ़ हो, न गार्जियन पर भार बढ़े, और न शिक्षक को भी अपना जो रोज़मर्रा का जीवन है उसको वो जी सके। मेरा एक पर्सनली सवाल है सर कि मैंने अक्सर देखा, आप जैसे फ़ी का जिक्र किए, मैं भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें मेरे साथ और भी बहुत बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर आप एक फ़ी पेमेंट करते हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास में ही है, अगर आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो दिमाग में एक सेटअप होता है, अरे यार फ़ी दिए हैं, उस क्लास को लेना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फ़ी नहीं देते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ़ी का डिमांड नहीं होता है, फिर इसके मार्फत हम इम्पोर्टेंस उसको कम देते हैं। तो इसके बारे में भी बताएं, तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा? ये साइकोलॉजी है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि आप एक मार्केट में एक कलम खरीदें जिसका कीमत जो है 10 रुपये हो मात्र, आप उससे लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जब उसका इंक आधा समाप्त हो जाए और वो किसी कारणवश खो जाता है तो आपके मन में एक बेचैनी होती है कि भाई मेरा पेन खो गया है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ 10-15 ऐसे गिफ्ट मिल जाए, वही पेन, और वो नई भी है तो 4 को दे दिए कि चलो दोस्त तुम रख लो, वो ये समझते हैं कि चलो उसका, चूँकि उसके लिए कोई मेहनत लगा नहीं। तो वही स्थिति है यहाँ पर भी, और ये अच्छा है
कि जब आप फी देते हैं तो आपका इंटेंशन बढ़ता है और उसको लगता है कि नहीं आप उससे कुछ हासिल करें। अगर अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू लोग करते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप फी नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो आपको ये व्यवस्था देता है वो भी सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, क्योंकि आखिर पेट बांध के लोग कहाँ तक करें, तो वो सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। परिणाम क्या होता है कि आपको जो मिलना चाहिए या उनको जो देना चाहिए वो ना आपको मिल पाता है ना उनको वो दे पाते हैं। तो अच्छा व्यवस्था यही है कि आप व्यवस्था जो भी लें, जैसा आप मान लेते हैं 5 स्टार होटल में हम खाने जाएंगे तो वैसा आपको शुल्क देना होगा, आप अगर कोई ढाबा में खाने जाएंगे तो वैसा शुल्क देना होगा। तो वैसे ही आप सोच के चलें, लेकिन शिक्षा का बाजारीपन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वर्ग इसी पर निर्भर करता है उसका कम से कम परिवार भी तो चले। तो मेरे विचार से आपका ये जो सोच है ये एक मनोवैज्ञानिक है और ये आप जैसे समझदार लोग समझ ही रहे हैं। अगला सवाल है सर कि अभी आपने सुना होगा आरपीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल ये चल रहा है, तो आप इसके संदर्भ में बताएं आपका क्या विचार है। आप अपना प्रश्न ही पूछ रहे हैं। आरपीएस रवि चौधरी, पिता बीरेन्द्र चौधरी, जो है रानीपत्रा बाजार के एक असाधारण बच्चे का ये शुरुआत है। असाधारण इस रूप में कि जो आम बच्चे, इस उम्र के बच्चे, मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे, लेकिन लगभग जो अपने माता पिता पे पूर्ण रूप से निर्भर है और लॉकडाउन में अपने व्यवस्था को इधर उधर घूम टहल करके अपने समय को बिताए हैं, वो एवरेज बच्चे हैं। क्या कहते हैं उसको कि वो सामान्य बच्चे, लेकिन एक 80% मतलब 80% शारीरिक रूप से असक्षम बालक और कड़ी मेहनत करके इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाते हैं तो वास्तव में लगता है कि एक प्रेरणा होती है। ये प्रेरणा ये आती है कि भाई ये करता रहा और अपने आप में भी लगता है कि चलो किया जाए। तो आरपीएस, पहले तो मैं इसका मतलब नहीं समझता था कि आरपीएस क्या है, बस ये देखता था यूट्यूब चैनल है जिस पर रवि जो है अपनी वॉइस में एक करंट अफेयर्स को डिलीवर कर रहा है, उस पर अपलोड कर रहा है, बच्चे से लाभान्वित हो रहे होंगे, तो ये मैंने देखा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसका नाम जाना तो पता चला कि इसमें 3 साथी हैं, जिसमें मूल रूप से फेस हो या जो पहला अक्षर है रवि, आर फॉर रवि, पी फॉर प्रिंस और एस फॉर शुभम, तो ये 3 साथी ने मिलकर के इस व्यवस्था को बनाया है। और मैं हार्टली कह सकता हूँ कि वास्तव में आरपीएस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको व्यू दे रहे हैं, ये नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो हुआ है ये काबिल तारीफ है। मैंने अपने एक मित्र से भी जिक्र किया इस विषय में, तो उसने कहा कि रानीपत्रा में ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि उसको वो रानीपत्रा को जान रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र है, कैसे हो सकता है, लेकिन वो हो रहा है। तो मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ और मैं आप सबों से भी कहूँगा कि ये प्रेरणादायक है, आप इससे शिक्षा लें और आरपीएस जैसे एजुकेशन चैनल से जुड़ें, उनको पसंद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका ऐड दे रहा हूँ, आप जब उनके विषय में जानेंगे तो आपको खुद उनके प्रति श्रद्धा होगी। जो भी अगर आप रवि आरपीएस के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जा करके रवि के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगला सवाल है सर कि आप जो ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पे यानी जिस जगह पे ये चाणक्य संस्थान है रानीपत्रा में, यहाँ अत्यधिक जो बच्चे हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे। वैसे मैंने आपके अन्य सवाल के जवाब में इस संदर्भ में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस प्रश्न को फिर से दोहरा रहा हूँ उत्तर को, कि आप बच्चे सब टेक्नोलॉजी से जुड़ें, भरपूर रूप से जुड़ें, इससे फ़ायदा उठाएं और ये आपको खेलते खेलते पढ़ने का एक व्यवस्था है, जहाँ पर आप आज से ही ये शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो रही है। आज 9 बजे से कई बच्चे लाइव देख भी रहे हैं,
हमारे यहाँ 10वीं कक्षा का जो है चैप्टर भी शुरू हो चुका है। तो आप इसका भरपूर उपयोग करें और अपने साथी जन से भी बताएं, उनको प्रेरित करें कि समय बर्बाद ना करें। ये बुरा समय है तो उसमें का फ़ायदा कितना से कितना उठा सकें। मैंने अभी देखा कि जब मैं आ रहा था तो सड़क रिपेयरिंग हो रहा था, फ़ायदा लोग लेना चाह रहे हैं। मैंने ये जो है सरकारी इस चैनल पर मैंने देखा इस चीज़ को भी कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा रेलवे ने उठाया कि कई पटरियों का जो व्यवस्था बेकार बिगड़ी हुई थी उनको उन्होंने इस टाइम में ठीक किया। आप अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछे कि मैंने लॉकडाउन में क्या किया, तो मैंने भी बहुत सारा कार्य किया। तो कुल मिलाकर के आप इससे फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा में फ़ायदा ये उठा सकते हैं। आपका सर अगला सवाल यही है और आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का कि लॉकडाउन का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, आपने क्या किया और आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? ये प्रश्न उत्तर भी था मेरे मन में कि लॉकडाउन का मैं तो पर्सनली फ़ायदा क्या कहा जाए, समय का इस्तेमाल उपयोग करने का प्रयास किया कि कल्टीवेशन का जो है शुरुआत किया, खेती-बाड़ी का प्रयास किया, कुछ सब्जियां उगाने का प्रयास किया। और मैंने कई फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर मैंने कई ऐसे वीडियो देखा कई लोगों का जो अपने अपने समय का, कोई किचन में वर्क कर रहे हैं, जो बाहर काम करते थे वो किचन में अपने अभिभावक का अपने वाइफ का हाथ बता रहे हैं, कोई नए नए डिशेस सीख रहे हैं, कोई जो है समाज सेवा में भिड़े हुए हैं। तो कई लोग बहुत क्या कहा जाए कि प्रेरित करने वाला कार्य किया। और मैं भी आपसे यही कहूँगा, ये आरपीएस भी उसी प्रेरणा का एक माध्यम है कि अगर शायद ये लॉकडाउन नहीं होता तो आरपीएस का सृजन नहीं होता, शायद ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। तो ये सभी है इस लॉकडाउन का उपयोग करना, फ़ायदा पहुँचाना। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अभी 31 तारीख तक फिर से हमारे भारतवर्ष में लॉकडाउन का तय किया गया है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप जो है बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें अथवा धोएं, बच्चों को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। मैं क्लास में भी लॉकडाउन ये कोरोना वायरस से पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आज वही स्वच्छता की कहानी चल रही है कि आप साफ सफाई रखें, दूसरे का निंदा करने में समय न बर्बाद करके अपने अंदर एक कुछ व्यवस्था बनाएं ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हो, व्यवस्थित हो। तो मैं कहना चाहूँगा सर कि आपका चाणक्य के ई पाठशाला पे जो चर्चा है, आपने बहुत सारे सवाल का जवाब दिया जिससे मुझे लगता है बच्चे से लेकर अभिभावक तक के जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे उनका सवाल का जवाब उनको मिल चुका होगा। तो इसके लिए धन्यवाद सर। यही कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी मन में किसी प्रकार का दुविधा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बेझिझक जो है बात रख सकते हैं। निश्चिंत रहें, ये संस्थान, ये चाणक्य परिवार आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहा है। चूँकि आपने भी संस्थान का साथ दिया है तो आपके साथ रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आपके बच्चों का शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। एक शब्द और मैं आखिरी कहना चाहूँगा आप सभी अभिभावक से कि आप सिलेबस के पूरा होने का चिंता छोड़ दें। मैं आपसे दावा भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि आपके बच्चों का सिलेबस नियत समय पे पूरा होगी। सरकार क्या सिलेबस भविष्य में तय करती है, कितना तय करती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जो सिलेबस वर्तमान में भी है मैं उसे अगले 3-4 महीनों में पूरा करने का आपसे वादा करता हूँ। ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास है, जहाँ से क्लास समाप्त मतलब कहने का मतलब स्टॉप हुई है, उससे लेकर के मैं फिर से आगे बढ़ूँगा और बेहतर रिजल्ट जो चाणक्य परिवार का अपना मोटो है वो देते आया हूँ और देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि और इस चैनल को भी। आज आपने देखा कि आज का प्रोग्राम जो था वो चाणक्य के ई पाठशाला पर चर्चा का प्रोग्राम था। बहुत सारे गार्जियन से लेकर अभिभावक के मन में जो सारे सवाल उठ रहे थे, आज हमने वो सारे सवाल का समाधान आप लोगों के सामने प्रवीण सर जो चाणक्य स्टडी पॉइंट के संस्थापक और डायरेक्टर हैं उनके थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को मिल चुका होगा और आप लोग भी इसी तरह लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएँ जिस तरह सर ने आप लोगों को बताया। और मैं कहना चाहूँगा जिस तरह मैंने
अपने नए चैनल आरपीएस एजुकेशन को क्रिएट करके इस लॉकडाउन का सही रूप से फ़ायदा उठाया हूँ, उस तरह आप भी उठाएं। आप भी हमारे चैनल आरपीएस एजुकेशन जाएं, विज़िट करें, देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और मैं कहना चाहूँगा, फिर मिलता हूँ मैं अगले प्रोग्राम में, इसके जो चाणक्य के जो ई पाठशाला प्रोग्राम के अगले एपिसोड में मिलता हूँ, और नए चेहरे, नए व्यक्ति, नए बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।